बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वीडियो लिंक के जरिए आज खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जल्द इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क सबके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब आज कहते हैं कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, जबकि आज वज़ीर आला पंजाब एक मरतबा फिर डी नोटिफाई ना हो सके। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी सर, पंजाब का सियासी बहरान आज भी जूं का तूं रहा और जो कहा जा रहा था कि असेंबली तहलील की जाए या तहरीक अदम एतमाद लाया जाए, दोनों ऑप्शंस पे आज हमने देखा कि कोई डेवलपमेंट ना हो सकी। खान साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो बेशक लाएं, लेकिन असेंबलियां तहलील करना हमारा हक है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या कोई मीडिएटर के जरिए, मीडिएशन के जरिए इन मामलात को हल किया जा सकता है, या आप पंजाब का सियासी बहरान मजीद खराब होता देख रहे हैं? देखिए, ये एक मुसलसल बहरान है और इसमें फिर उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज अगर आपने कहा ना कि कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, और तो आज पेशरफ्त क्या होती? दो तीन पॉसिबिलिटीज थी। एक तो ये कि वो डी नोटिफाई कर देते रात को, जिसके बारे में मैंने बहुत क्लियरली कर कहा था कि वो नहीं कर सकते गवर्नर साहब। और उसकी वजह ये है कि ये कैसे साबित हुआ कि इत्मीनान का वोट यानी मतलूबा वोट नहीं है परवेज इलाही साहब के पास, तो वो ये कदम उठा नहीं सकते। तो वो हाँ। नोटिफिकेशन के ऊपर फिर वही राय गालिबन जो कानूनी माहिरीन थे उनके, मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से भी एक डिवीजन आया सामने, तो वो नोटिफाई भी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब, कल इमरान खान साहब भी असेंबलियां नहीं तोड़ने जा रहे। उन्होंने कहा था कि मैं जुमे के रोज तोड़ूंगा, लेकिन जुमे के रोज वो असेंबलियां नहीं तोड़ रहे। और उसकी वजह जो है वो स्पीकर सत्यान खान साहब ने ये बयान की कि हम असेंबलियां कैसे तोड़ सकते हैं क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। जी। अच्छा, पहले उनका मौक़िफ़ ये था कि तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती क्योंकि एक सेशन जारी है और दूसरा सेशन बुलाया जाएगा तो फिर तहरीक पेश होगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो कि पेश हो गई तो अब उसमें नोटिस जारी होंगे, नोटिस जारी होंगे तो फिर वो जनवरी तक जाएगा मामला। लेकिन तो मतलब है कि आप यूँ समझें कि एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाके और एक वक्ती तौर पे जंगबंदी हुई और उस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक दफा फिर जाके, लेकिन आज क्या होता, डी नोटिफाई कर देते वो। उसके बाद वो इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस के घेराव का प्लान किया हुआ था पीटीआई ने, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून रिएक्ट करती, पुलिस तसादुम, कोई इंसानी जान चली जाती, कोई मामला खराब हो जाते। तो फिर कहीं पर मुझे लगता है कि सेंस ने प्रिवेल किया और वहां पर फिर ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात गई कि नहीं, आप नोटिफाई ना करें। और लेकिन नोटिफाई ना करें के नतीजे में ये हुआ कि वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, डी नोटिफिकेशन। लेकिन असल बात वो ये कि इमरान खान कल असेंबलियां नहीं तोड़ रहे। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो भी मूव थी, ये जहां तक गई, जहां तक ये पहुंची, जिस अरूज तक गई, उस अरूज में आई रिपीट, मैंने कल भी बात की थी, इससे पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कहीं पीडीएम नहीं थी। और जरदारी साहब ये पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वही बात। कहीं हमें पीडीएम नजर नहीं है, कहीं नवाज शरीफ नजर नहीं आया, कहीं मरीम नवाज साहबा कोई इजलास हमें नजर नहीं आया, कहीं हमें फजलुर रहमान साहब नजर नहीं आए, और कहीं हमें कोई वफाकी वुजरा भी बड़े फाल नजर नहीं आए। हाँ, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जरूर बात की, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर हैं, उस हैसियत में वो हमें फाल नजर आए। तो बाकी जो है वो पीडीएम में नहीं ऑन बोर्ड। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो, देखिए ना आप, सबसे एक अजब बात के पंजाब के जो स्पीकर भी सामने आ गए, पार्लियामानी पार्टियां कौन सी हैं उनके आगे पीछे सब कुछ, लेकिन हमजा शहबाज कहाँ पे? हमजा शहबाज पाकिस्तान में ही नहीं है। यानी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान में ही नहीं है, जिनके बारे में हो रहा है कि उन्होंने शायद वजीर आजम बनना, वजीर आला बनना था अगर ये परवेज इलाही साहब। तो मतलब ये एक आप मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहली में तूफान था, लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे मामला चले गए। और एक्सट्रीम, मैंने कुछ देर पहले केपी में चेक किया तो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने ऑलरेडी बयान दिया हुआ था, लेकिन मैं मिस कर गया था, मैंने किसी को फोन वहां पे किया तो उन्होंने तो कोई समरी वगैरह भी तैयार नहीं की अभी तक। वो उन्होंने, महमूद खान साहब का कहना ये है कि अभी तक खान साहब की तरफ से मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है, और मुझे तो, हमें तो ये क्या है कि पहले पंजाब असेंबली टूटेगी फिर हम जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं दो तीन बातें आपको बताऊं। नंबर एक, पहली बात तो ये है कि खान साहब को, इमरान खान साहब के मसाइल खत्म नहीं होंगे।
नंबर वन, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से और बाकी जो लॉ एंड वो इसके बाद मजीद बढ़ेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये कि जो भी सिलसिला चला, जो भी मामलात हुए, ये उस वक्त इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था जब इमरान खान साहब मेरे ख्याल से असेंबली से बाहर आए थे कुछ अर्से के बाद। वो बहुत सारे उन्होंने मुल्क में इलेक्शंस जीते, सब किसी मरहले पे वो इलेक्शंस की तरफ ले जाते मामलात को। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ये इलेक्शंस की तरफ ले जाते और उनको बहुत ज्यादा जलसे करके और बहुत सारी सीटों पर जीते हैं वो। इसकी जरूरत वो उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है, उनके वोट बैंक मौजूद है, इस पे कोई रहा है। लेकिन वो वक्त गुजरता रहा, एक लॉन्ग मार्च हुआ, फिर उसमें उन पे कातलाना हमला भी, सब कुछ हुआ। तो ये अब इस वाली मूव के बाद क्योंकि कल असेंबलियां भी नहीं टूट रही, तो अब इमरान खान साहब व्हाट नेक्स्ट, एक सवाल खड़ा होगा जी। अच्छा, असेंबलियां नहीं क्योंकि टूट रही पंजाब की और केपी की, तो वफाकी हुकूमत जो है वो मजे से बैठी अपनी जगह। वफाकी हुकूमत से मेरी मुराद जो है वो पीडीएम और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है। लेकिन ये जो मूव अभी हुई, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मूव के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, इसमें नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं थे। यानी इस सिस्टम के क्योंकि दो बड़े बेनिफिशियरी हैं, बाकी वैसे तो बाकी जो हैं उनके पास वजारतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इसमें इस सिस्टम के, ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें मैं दोबारा बात कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ पुराना जुमला, कि इसमें ना नवाज शरीफ मौजूद हैं और ना इसमें इमरान खान मौजूद हैं। और जाहिर है कि इसके बाद जो भी सिस्टम होगा वहां पर ये दो पहलवान आमने सामने होंगे, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ। और तो इसमें इस पूरे सिस्टम, और फिर ये भी ध्यान में रखेंगे जो फैसला साजी की अल्टीमेट पावर है, ये बात भी हमें, यानी वैसे तो अल्लाह ताला की जात है, ये बात कहनी चाहिए, मैं वापस लेता हूँ जुमला, लेकिन यानी इस पूरे सियासी सेटअप में ये भी तय हो गया कि जो फाइनल फैसला है, चाहे वो जरदारी साहब करें, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मिलके करें, जो भी खिचड़ी विचड़ी बने, आखिरी फैसला जो है वो बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से ही हुआ अल्टीमेट, ठीक है ना। वो बीच में छोटे मोटे वजारतें, ये ले लो, मुशीर बना लो, फलां कर लो, उससे नवाज शरीफ साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जो एक फैसला आया तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप जरा शर्म शेख से यहाँ तशरीफ ले आइए। अब मुशावरत थी, क्या था, जो भी था उसको अब जाने। तो वहां पर जरदारी साहब कुछ और फार्मूला था, किसी का कोई और फार्मूला, ये फार्मूला वो फार्मूला, कोई ये प्लान होगा वो प्लान। अल्टीमेट नवाज शरीफ साहब ने कहा तशरीफ ले आइए इधर, ये फैसला है, और जाएं और वापस आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको कोविड चेक कराएं। तो ये अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब का फैसला। बाकी सारे यहाँ पर जो है वो, मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलां किया, वो सारे ठुस हो गया सारा। इसी तरह से ये जो पूरी मूव थी, इसमें अल्टीमेटली कहीं नवाज शरीफ नहीं थे, नवाज शरीफ नहीं थे इसमें, ठीक है। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेक नहीं है इस सिस्टम के अंदर, कोई भी स्टेक नहीं है। और उसमें आप ये देखें ना कि जो नैब के तरामीम हो रही हैं उसमें आपको बजाय रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन ये केस जो है कि नैब की तरामीम ठीक है गलत है, सुप्रीम कोर्ट में है। और ये जिस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ फैसला दे दिया तरामीम के, तो सारे के सारे नैब के केस वापस अपनी जगह। तो अच्छा, अब तो इशू ये है सारा कि ये जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर पाया। ये मुस्लिम लीग नून, ये नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा है कि ये मईशत के इशूज, ये इसाक डार साहब, आपको मुझे बताएं इसाक डार साहब के फाल नजर आए आपको? जरदारी साहब से मिलते हुए नहीं नजर आए ना। इसाक डार नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में, तो मतलब एक तरह से उनको डिफेक्टो कहें या जो भी उनको कहें, वही प्राइम मिनिस्टर, वही बात करते हैं। और वो आप देखें कितना उनका एक स्टाइल देखें कि वो जाके आरिफ अलवी साहब से भी मिल लेते हैं। अब शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी तो क्या बात करेंगे, नहीं वो इसाक डार बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मामलात पे ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ, और वो मुज़ाकरात की बात हो रही थी। अगर आप देखें आरिफ अलवी और आप वॉच करें आरिफ अलवी साहब को और आप वॉच करें इसाक डार, आप हाँ, तो आपको मुज़ाकरात की बात, मुज़ाकरात हमें आगे बढ़ना चाहिए, कि रास्ता तलाशे, इस तरह की बात आपको नजर आएगी। ये जो एडवेंचर था, ये एडवेंचर के अंदर वो नहीं थे, यानी पीडीएम नहीं थी और ना नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज तो बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो ना कोई ट्वीट था, ना कोई इस पे इशू था। इमरान खान साहब को तो बुरा भला कहना, वो तो पीडीएम की सारी जमाते हैं ना, वो तो सब इकट्ठे हो गए, वो तो कौमी फरीजा है इमरान खान को कोसो, वो तो अलग है। मैं इस मूव की बात कर रहा हूँ कि इस मूव में कोई क़यादत नहीं थी, पीडीएम इसमें नहीं थी। हाँ। अच्छा, अब आ जाए कि अब क्या होगा। अच्छा, अब ये होगा कि जी अब दोबारा इसके अगर ये आज मामला आगे चले जाते, जो कि खुदा का शुक्र है नहीं गए, खून खराबा होता और हम उसके मुतामिल हो नहीं सकते, और खून खराबा होता, लड़ाई होती, गवर्नर हाउस के बाहर पता नहीं क्या होता, पुलिस तकसीम हो जाती, कौन है चीफ मिनिस्टर कौन नहीं है, क्या होता।
तो मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने बात की थी, मैसेज गया है। मैंने कल के प्रोग्राम में एक जुमला कहा था कि मैसेज गया है, वो मैसेज मैंने ही भेजा, इस तरह समझ लें। और वो ये है कि सब बैठ के आराम से बात करें, और मुल्क के इश्यूज जो हैं वो ये हैं, ये इश्यूज हैं हमारे, हम सब जानते हैं। हमारा माशी इशू है, हमारा सिक्योरिटी का इशू है, हमारी मैशत बद से बदतर होने जा रही है आने वाले दिनों में, और उसमें एक नई चीज आ गई है, और वो मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का पैनिक जो है यहाँ पे फैले पाकिस्तान में। और वो जो इशू है, वो इशू जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। मैं उसको अब इस वक्त भी चाहूँ तो मैं उसको डिस्कस करके फिर जल्दी से निकल जाते हैं आगे। ये जो कोविड वायरस है, इसका एक वेरिएंट है BF7। ये BF7 जो है, ये चाइना के अंदर दोबारा बड़ी तादाद में इसके ये फैल गया है। BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही है, और ये इंडिया में भी आ गया है, और इंडिया में 4 इसके पेशेंट्स आए हैं। और इसकी सीरियसनेस का आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है कोविड के ऊपर दोबारा। और अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स दिखाऊं, 5वीं स्लाइड दिखा के मैं तेजी से इसलिए निकलता हूं कि पाकिस्तान में भी लोगों को थोड़ा सा पैनिक नहीं, अलर्ट होने की जरूरत है। कर्नाटका ने मास्क मैंडेटरी कर दी है इंडोर लोकेशंस पे, ठीक है। कर्नाटका के अंदर मास्क दोबारा लाजिम हो गए हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है वो केजरीवाल जो हैं, उनका ये कहना है हिंदुस्तान टाइम्स के, पैनिक ना करें, वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। इमरजेंसी मीटिंग हुई है वहां पे कोविड-19 पे। और मैं सिर्फ कोट करूँ BBC को, फिर मैं दिखा देता हूँ। कोविड-19 इंडियंस टोल्ड टू मास्क अप अगेंस्ट चाइनाज कोरोना वायरस सर्ज। CNN ब्रेक कर रहा है खबर कि इंडियंस टोल्ड टू मास्क, दोबारा मास्क वापस आ गए। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि मैं पैनिक नहीं फैला रहा दोबारा, लेकिन बताना जरूरी है कि ये कोविड दोबारा आ गया इंडिया में। NDTV मैं कोट कर रहा हूँ, 12वीं स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिव्यू सिचुएशन, कोविड सिचुएशन इन इंडिया, सेंटर में रिकमेंड मास्क दोबारा पूरे मुल्क में। फिर इंडिया टुडे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिव्यूज कोविड सिचुएशन इन इंडिया, सेंटर में रिकमेंड मास्क, सोर्स से वही खबर। अच्छा, तो मैं ये भरा हुआ है। इसमें इशू ये है कि इसमें केसेस ज्यादा नहीं है, केसेस उतने ही है। उसके बाद ये ओमिक्रॉन, ये 2021 में आया था हमारे सामने, और वेरिएंट था, हमने इसको डिस्कस भी किया था बहुत ज्यादा। अब ये मुस्तकिल इसकी वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन ये BF7 जो है, इसके साथ एक जो इसका नया वेरिएंट आ गया है, जिसकी वजह से इंडिया में और चाइना में और हाई अलर्ट आ गया। पार्लियामेंट के अंदर सारे लोग मास्क पहन के बैठे हुए हैं, इंडिया में, हमारा पड़ोस है। तो अचानक अब इसमें क्या सिचुएशन क्या डेवलप हो गई है? सिचुएशन ये डेवलप हुई है कि इसमें सिम्टम्स तो सारे वही हैं, वही अलामात हैं सारी। तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, कर्व आपको वैसे ही लगेगा, उतनी हजार उतने लोग। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कि ये फैलता तेज है, तेजी के साथ फैल रहा है। सिम्टम्स इसके वही हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब होना, रैशेज, वही सारी सिम्टम्स, वही जो कि टिपिकल ओमिक्रॉन के सिम्टम्स थे। प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जिनको मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनमें ये री इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, इसका जो सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर ये सारा अचानक आज वहां पे देखें ना, वजीर आजम ने कोविड मास्क हो गए, ये वो सारा पार्लियामेंट में, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर दोबारा स्टार्ट हो रहा है इंडिया से जो, तो मतलब हमारा पड़ोस है, तो हमें भी थोड़ा सा पैनिक नहीं, लेकिन अलर्ट हमें रहना है कि ये ओमिक्रॉन दोबारा चाइना से इंडिया तक आ गया। पहले भी इसी तरह से इसकी गालिबन ये निकला और आज हंगामी सूरत हाल एक तरह से। अच्छा, कमिंग बैक, तो उसके नतीजे में अब इकोनॉमी, ट्रैवल, चीजें आगे आने वाले दिनों में कैसे, क्या हम तैयार हैं, कि मतलब हमें प्रिपेयर रहना है हर चीज के लिए, क्योंकि इंडिया में अगर चीज आ गई है तो जाहिर है कि पाकिस्तान फिर पड़ोस है। बिल्कुल। और ये BF जो है ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, यानी ज्यादा तेजी के साथ। डॉक्टर खान साहब के दौर में, दौरे हुकूमत में हमने देखा कि किस तरह से कंट्रोल किया गया। बहुत सारी तनकीद उस वक्त भी करते रहे, लेकिन जिस तरह से हैंडल किया गया उसकी तारीफ भी की इंटरनेशनल मीडिया ने। लेकिन इस वक्त क्या ये हुकूमत मुतहम्मिल है अगर मामलात खराब हो जाते हैं, और या खुदा न ख्वास्ता ये केसेस यहाँ भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएं तो? नहीं, कोई भी तैयार नहीं है, जिसके लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं है, और अल्लाह ताला खैर करे। उस वक्त तो जाहिर है कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि वैक्सीन को लोग ढूंढ रहे थे। मैं ने जो बात की है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें इस पे एहतियात इसलिए करनी है। हुकूमत की बात हो ही नहीं रही। बात यह है कि ये वैक्सीनेशन के साथ जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, कोई भी वैक्सीन, चाहे वो वैक्सीन कोई भी, क्योंकि ये केसेस जो हैं ये डेनमार्क में भी मिले हैं, ये केसेस फ्रांस में भी कुछ मिल गए हैं, ये
तो ये वैक्सीनेटेड लोग जो हैं, प्रॉपर वैक्सीनेटेड, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 या 4 भी डबल वैक्सीनेशन भी करवाई हुई है, उनके अंदर भी ये BF7 आ रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि इससे पैनिक ना हो, अलर्ट रहें। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने इसको, यही जुमला उनका भी है, पैनिक ना हो, अलर्ट रहें, तैयार रहें, और पब्लिक प्लेसेस पे, इंडोर पे, कई रियासतों के अंदर मास्क वगैरह मैंडेटरी हो सकता है, पूरे इंडिया में वो ये मास्क दोबारा आ जाए वापस। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में तो हम जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत, उसमें ही हम फाइनेंशियली ऑलमोस्ट बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे हमें सैलाब के पैसे और बाकी इश्यूज और मईशत हमारी कहाँ है, कारोबार कहाँ है, क्या हम अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल, हुकूमत का इशू नहीं है। इशू है कि हम बताओ रियासत मुतामिल हो ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त कि हम मास्क मंगाएंगे बाहर से, हम इस वक्त, और खुदा ना खास्ता ऐसी हालात हो। मेरा काम था सिर्फ ये बताना कि पड़ोस में कोविड की वापसी हो गई है खतरनाक वेरिएंट के साथ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस बहरान को टाल दिया गया, क्योंकि इस बहरान के बाद टल गया, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस बहरान के नतीजे में क्या होता, खून खराब होता, बेगुनाहों की जाने जाती, पुलिस वाले, बाकी लोग, अवाम, कई ये फसाद होता, और उसके नतीजे में क्या होना था, आखिर में टेक ओवर हो जाता, इमरजेंसी लग जाती, जो कि इस साल 3-4 दफा लगते लगते बची है। तो फिर वो दोबारा वो एक जगह तक पहुंच के फिर वापस आ गए सारे, और अब क्या होगा आगे, अब ये कि दोबारा बातचीत शुरू होगी। इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिली, ये मैं बताऊं, इमरान खान साहब से जब भी उनसे हुआ, उनके लोगों से रब्ता हुआ, उनके केसेस बनते जाएंगे, उनकी ऑडियोज हैं, ये वीडियो, वो सारे मामला चलते रहेंगे। आज जो आजम स्वाति साहब का मामला है, तो आजम स्वाति साहब की जमानत जो कैंसिल हुई, तो आजम स्वाति साहब को कम से कम 7 साल और ज्यादा जो दफात लगाई गई हैं उन पे, कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा उनको हो सकती है, आजम स्वाति साहब को। अल्लाह ताला खैर करे, मतलब उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनके मसाइल खत्म हो, वो बाहर आए, हमारी तो दुआ है उनके साथ। लेकिन ये कि इस तरह की दफात उन पे लगी हुई हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, उनके मसाइल नहीं खत्म होने जा रहे, ठीक है ना। अब वो इशू ये है सारा, और उनको ये बात भी अंदाजा हो गई कि चले परवेज जलाई साहब भी क्या चाहते हैं, बाकी लोग भी क्या चाह रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि असेंबलियां कर वो नहीं तोड़ रहे, तो असेंबलियां भी नहीं तोड़ रहे, तो फिर वो पूरी जो एक्सरसाइज थी, जो लॉन्ग मार्च की, और वो उनकी वजह से हुकूमत मजबूर नहीं हो रही अर्ली इलेक्शन। असल बात यह है कि उनका था कि मैं अर्ली इलेक्शन करवा दूं, मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो हुकूमत, वो कल असेंबलियां ही नहीं टूट रही, तो फिर उसके बाद अर्ली कैसे अनाउंस होगा कल, ठीक है। तो वो हुकूमत उस पूरे दबाव में आगे पीछे जैसे तैसे कर आके, उधर परवेज लाई भी नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं 99% लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, अब केपी अभी नहीं टूट रही, उन्होंने शर्त लगा दी पहले पंजाब टूटे जो केपी टूट जाता, उन्होंने कहा नहीं पहले पंजाब टूटेगा फिर हम टूटेंगे, तो एक अजीब सा वो। लेकिन असल बात जो है वो खान साहब के इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं, मुकदमात, और हुकूमत बनाने जा रही है, और मामला खराब हो रहे हैं इनके लोगों पे, इधर जोर की, और लोग कहीं टूटेंगे आने वाले दिनों में, आपको नजर आएगा। खान साहब को असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी, उसी पिछले हफ्ते तोड़ देते तो शायद ये, लेकिन बहरहाल मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि क्यों नहीं तोड़ी, क्या हुआ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो अब आने वाले दिनों में हमें क्या चीज नजर आ सकती है, ठीक, मुज़ाकरात, और वो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और वो शुरू होंगे, या तो वही टीम बैठेगी दोबारा, या सादिक साहब की, इधर से शाह महमूद साहब बैठेंगे, असद फैसल साहब होंगे, या उसमें साद रफीक साहब हो सकते हैं, कोई भी शख्सियत उधर से बैठेंगे, इधर से बैठेंगे, और वो मुज़ाकरात करेंगे, इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या तरीकाकार है, और मुज़ाकरात होंगे। ये भी हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग पार्लियामेंट वापस चले जाएं और पार्लियामेंट कानून साजी में हिस्सा लें, कौमी असेंबली, क्योंकि इमरान खान साहब का ये लास्ट है, मतलब लास्ट कार्ड तो बहुत है उनके पास, लेकिन ये असेंबली कल नहीं टूट रही, तो अब वो परसों और कल क्या बात करेंगे, ये एक सवाल है सारा। और चूंकि इस दौरान प्रेशर बढ़ता रहेगा, मुस्तकिल प्रेशर होता रहेगा उनके ऊपर, तो इसलिए अब उनको अपनी स्ट्रेटेजी जो है बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से यानी अपने जो कार्ड्स हैं वो ऐसे खेलने चाहिए कि जिसके नतीजे में उनके लिए प्रॉब्लम्स भी ना हो, और कोई ऐसी चीज भी ना हो जो उनको ऐलान करके फिर उसके बाद वापस उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं या कर दिए जाएं, जैसे कल हो गया, कल असेंबली नहीं टूट रही। अच्छा, अभी सवाल लोग पूछेंगे कि भाई एक हफ्ते की डेट क्यों दी, वो हुकूमत मजाक करेगी, ये करेगी, वो करेगी सारा, लेकिन हैविंग सेड इट, हुकूमत के अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, मतलब हुकूमत के अपने मसाइल भी बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि असल मसला उनका मईशत है, और मईशत संभल नहीं रही, और मईशत संभालने का उनके पास कोई फार्मूला भी नहीं है। असल मसला ये नहीं है कि ये पंजाब का गवर्नर रूल, ये तो मैंने कहा ना अचानक खड़ा हुआ है इशू, और वो अपनी जगह पे वापस चला गया, वरना इसके नतीजे में जमहूरियत ऊपर नीचे हो सकती थी कहीं, और अदालतें भी दूर रही अभी तक इससे। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि ये कहीं दरमियान में अटक गया मामला, फिर दोबारा खड़ा हो सकता है, क्योंकि अदम तमाम तो मौजूद है ना, अभी 7 दिन 14 दिन, तो 7 दिन 14 दिन अभी वो मौजूद है अपनी जगह, वो अपने पेश कर वापस लेते हैं, तो उसके बाद वो सत्यान खान कह रहे हैं अच्छा इसको वापस लें, तो फिर हम फौरन तोड़ देंगे असेंबली, तो वो उसको वापस नहीं ले सकते, यानी जो
मुस्लिम लीग नून है उसको वापस नहीं ले सकती, और वापस अगर लेगी तो वो सब खान कह चुके हैं कि जैसे ही वापस लेंगे, जो कि वो वापस नहीं ली। अब 7 या 14 दिन में उसका फैसला होना है, तो 7 या 14 दिन सर पे टंगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नोटिस इशू नहीं हुए। तो ये बहरान मौजूद है अपनी जगह। इस दौरान ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और वो शुरू होंगे सीरियस लोग जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचर पे जोर नहीं देते, और वो मुतदिल हैं दोनों तरफ, और वो तय करेंगे कि इलेक्शंस कब होनी चाहिए। ना मेरे ख्याल से तारीख वो होगी कि जो हुकूमत कह रही है अपनी मुद्दत या आगे, या ना वो होगी जो इमरान खान चाहते हैं। कहीं दरमियान में कोई रास्ता निकलेगा, और निकालना चाहिए इनको। ठीक है, ये जो कुछ हुआ, ये मेथड इन मैडनेस, ये कहें आप जो भी कहें कि इसको छोड़ दें आप, ये क्या हुआ जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये बस एक जगह पहुंच के वापस आ गया, बिल्कुल उस तरह जैसे मार्च में सर ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, एक जगह तक पहुंच कर वापस आ गया था। जी वापस, ठीक है, वापस आके बात करेंगे डॉक्टर साहब मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से आज वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा गया कि अगर जल्द इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क सबके हाथ से निकल जाएगा। हुकूमत या मुत्तहिदा हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द इंतखाबात किसी सूरत नहीं हो सकते, अपने वक्त पे होंगे या शायद उससे भी थोड़ा डिले हो जाए इंतखाबात में। आप क्या समझते हैं कि क्यों खान साहब जो कह रहे हैं, जिस खतरे का वो कह रहे हैं कि खतरात मौजूद हैं कि हालात ख़राब हो जाएं, खान साहब क्या वाकई में दोबारा जारहाना सियासत की तरफ जाएंगे? मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क की मईशत हर गुजरते दिन के साथ जो है वो एक बद से बदतर हो रही है, और फिर वेरिएबल्स आ रहे हैं। जैसे मैंने वेरिएबल्स ये होते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अचानक यार ये तो ठीक है ना, ये मसला ऐसे हल हो जाएगा, अचानक पता चला कि फिर दोबारा इंडिया में ये चाइना। और मेरी दुआ है कि और इंशाल्लाह ये अपनी जगह कंटेन हो जाएगा, इंडिया में भी नहीं फैलेगा, चाइना में भी फैलेगा, लेकिन एक मुसीबत आ गई है जिसके नतीजे में वहां पे एक हंगामी सी सूरत हाल इंडिया में आज नजर आई है हमें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स होते हैं ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर, आप कहते हो यार ऐसे होगा, ये मैं प्लान कर रहा हूँ, अचानक दरमियान में कोई एक आफत आ गई, कोई चीज आ गई कि सारा आपका प्लान सब एक साइड पे चला गया। तो मईशत तो आपकी पहले ही बैसाखियों पे खड़ी हुई है, और IMF किसी किस्म की राय दे। मुझे नहीं पता अगले नंबर्स क्या आएंगे कि हमारे जखायर कितने रह गए। 6 अरब रह गए होंगे, 6.7 थे, 6 अरब आएगी फिगर, कोई ऐसी आएगी हमारे सामने, क्योंकि पैसा तो बाहर से आ नहीं रहा, मईशत रुकी हुई है, और ये सियासी अदम इस्तेकाम अपनी जगह मौजूद है। अब ये अगले जो हफ्ता 10 दिन 12 दिन में कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, कोई ना कोई इसका रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि अगला जो हिजान है वो जरूरी नहीं कि वो फिर किसी तूफान के बगैर खत्म हो जाए। ठीक है, तूफान ये हो सकता है कि मुल्क के अंदर जहाँ सिस्टम है, वो जमहूरियत चल रही है, जो भी आज़ादी हैं मिली हुई हैं सबको, उससे फ़ायदा उठाएं और इस सेटअप को आगे लेके चलें, जैसा भी है इलेक्शंस करवाएं, जो भी करवाना है। लेकिन ये हंगामा रई से और अदम इस्तेकाम की किसी कोशिश, इमरान खान साहब की कोशिशों से इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं होगी। ठीक है, आज उन्होंने अपील की है, यही हुकूमत से भी, अदारों से भी, सबसे उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस मुल्क में करवाए जाएं, क्योंकि मुल्क के हालात खराब हैं। तो वो अपील करते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च या और जो मामला हैं उसके नतीजे में हुकूमत दबाव में अब नहीं आएगी। अब हुकूमत दबाव में नहीं आएगी, जो भी होगा वो हुकूमत की तरफ से होगा ऐलान, और वो मुज़ाकरात के नतीजे में होगा। सही। और इस दौरान इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ेगा, इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ेगा, जाती हैसियत में भी बढ़ेगा, उनके साथियों पे भी बढ़ेगा, और उनके साथी इधर उधर भी होंगे आने वाले दिनों में। ये खान साहब ने रोकना है इस मामले को रोकना है, क्योंकि खान साहब वो जो अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन हो ना अगर, तो वो खान साहब ऐसे, यानी अगर कुछ अर्से पहले होता तो ऐसे उन्होंने स्वीप करना था, आज भी हो जाए तो शायद वो ऐसे ही करें, लेकिन पहले से शायद कम। ठीक है ना, पहले से कम, क्योंकि एक वो जो जा रहा था मामला चंद महीने पहले, अभी भी खान साहब ही सबसे ज्यादा इलेक्शन होता है तो सीटें ले जाते हैं, लेकिन हर गुजरते रोज के साथ उनको ये देखना है कि अब स्ट्रेटेजी उनकी रिपीटिशन की वजह से कोई खराब ना हो जाए। तो अब जो भी उन्होंने करना है वो जाहिर है कि अब लॉन्ग मार्च तो ऐलान नहीं करेंगे वो, ना ये असेंबलियां कैसे टूटेंगी, कब टूटेंगी, ये मामला फंसा हुआ है दरमियान में। परवेज इलाही साहब और स्पीकर और तहरीकें पेश हुई हुई हैं, सब आगे पीछे, लेकिन इसी दौरान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। और उसी में, और मैं आपको देखें, दूसरा वेरिएबल एक और आगे, और वो वेरिएबल ये था कि शायद ये तस्वुर हो रहा था कि जो जंग है यूक्रेन की वो खत्म होने जा रही है। हम बराह रास्त मुतासिर हैं कोविड से भी और ये जंगों से भी, यूक्रेन की जंग से खास तौर पे। तो यूक्रेन की जंग तो बद से बदतर हो रही है आने वाले दिनों के अंदर, और उसकी वजह ये है कि ज़ेलेंस्की जो है
यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो अचानक पहुंचे हैं अमेरिका। और वहां पर ये उनका पहला दौरा है। जंग को 300 दिन मुकम्मल होने के बाद ये उनका 300 दिन मुकम्मल हुए तो ये वो पहुंच गए अमेरिका। और अमेरिका पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से। और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ 2 घंटे तो मुलाकात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर उसके बाद उन्होंने वो अपने रवायती जो उनकी ड्रेसिंग है उस पर बस उन्होंने स्वेटर वेटर पहना हुआ ग्रीन कलर का, जो जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से खिताब किया और कांग्रेस से उन्होंने खिताब किया। और ये जो दिसंबर के आखिरी दिनों का दौरा है, इसको ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी जो तकरीर उन्होंने की कल कांग्रेस से, ये 1874 से एक रवायत है अमेरिका में कि वो तकारीर करते हैं। बादशाह वो इस्पानिया के थे, उसके बाद वो उन्होंने तकरीर की थी, फिर चर्चिल ने की, फिर उसके बाद बादशाह है, मुख्तलिफ मल्क आए, पोप भी तकरीर कर चुके हैं कांग्रेस के सेशन से। तो कांग्रेस के बारे उन्होंने खिताब किया, लेकिन उस खिताब में 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़ेलेंस्की अपने आप को चर्चिल समझ रहे हैं। वो बार बार बताते हैं कि मेरी वो सूरत हाल है जो चर्चिल की थी। और जो बाइडेन है, बाइडेन को वो मिलाते हैं रूजवेल्ट के साथ। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि देखें जो पहली जंग अजीम हुई थी ना, आज से 100 साल से भी थोड़ा सा पहले, क्योंकि 1919 में खत्म हो गई थी, 1918-19 में खत्म हो गई थी। तो वो उसमें ये देखें जितनी बड़ी जंगें हुई है ना, इससे पहले दोनों बड़ी जंग अजीम, उसमें सोवियत यूनियन अमेरिका एक साथ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। सोवियत यूनियन अमेरिका एक साथ था और जर्मनी एक तरफ था। लेकिन पहली जंग अजीम में जो है ना वो उसका बहुत ही कोई खराब सा नतीजा निकला, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो थी वो उसके नतीजे में, यानी एक पहली जंग अजीम में तो सल्तनत उस्मानिया उस तरफ थी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर उधर थी, ठीक है ना। तो ये उधर थे, बड़ी कुव्वतें उधर थी, जर्मनी उधर था, और इधर जो है वो सोवियत यूनियन और फ्रांस और ये सारे मुल्क। तो अमेरिका भी जाहिर है आ गया, और अमेरिका आया तो अमेरिका ने बीच में ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वगैरह करवाया, ये जर्मनी के साथ सरेंडर हुआ सल्तनत उस्मानिया, और ये सारा हमें पता है। लेकिन वो उसके नतीजे में जर्मनी कमजोर नहीं हुआ, जर्मनी और स्ट्रांग हो गया। जर्मनी में और यानी पहली जंग अजीम का नतीजा निकला कि दूसरी हिटलर नाजी पार्टी और स्ट्रांग हो गया वो, फिर दूसरी जंग, तब दूसरी जंग अजीम हुई तो अमेरिका अपने आप को अलग कर चुका था, बिल्कुल अलग कर चुका था कि हमारा कोई फड्डा नहीं है भाईजान, ये यूरोप की जंग है। इसे अमेरिका का फड्डा शुरू हुआ था जापान के साथ, ठीक है। वह पर्ल हार्बर हो गया था। अमेरिका यूरोप में नहीं कूदा हुआ था, अमेरिका वहां पर लड़ रहा था जापान के साथ, और खासतौर पर पर्ल हार्बर हो गया तो उसके बाद यहां से यूरोप से बार बार मैसेज आ रहा था अमेरिका को कि आप मदद करें। तो अमेरिका 39 में जंग शुरू हुई, 1939 में तो वो कभी मदद कर देते थे, पैसे भेज दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, खाना भेज दिया, ये कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं करते थे। तो यहां पर ये हुआ कि 22 दिसंबर, यही दिन 22 दिसंबर 1941 को चर्चिल जो है वो अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। उन्होंने सफर किया 10 रोज तक। पहले तो अटलांटिक में उन्होंने शिप के जरिए सफर किया, फिर जब पहुंच गए वहां पे अमेरिका में तो वो प्लेन से, नेवी प्लेन से वाशिंगटन पहुंचे, और वहां पर वो 3 हफ्ते रहे, 3 हफ्ते। अच्छा, रूजवेल्ट किसी मूड में नहीं थे कि वो जंग में शरीक हों, लेकिन वो 3 हफ्ते रहे, और इस दौरान चर्चिल की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक भी हुआ, उनके लिए चलना फिरना मुश्किल। कांग्रेस से उन्होंने खिताब किया, रूजवेल्ट से रोज मिलते थे आगे पीछे। लेकिन 3 हफ्तों के बाद ये हुआ कि जब वो वापस लौटे 3 हफ्तों के बाद यूरोप में, तो रूजवेल्ट ये फैसला कर चुके थे कि मैं जापान के साथ साथ जर्मनी से भी लड़ूंगा आपके साथ मिलकर। यानी अमेरिका की एंट्री हो गई थी यानी पैसिफिक में, तो वहां तो जापान को उन्होंने ऐसी तैसी फेर नहीं थी, पर्ल हार्बर हो चुका था। ये जो दौरा हुआ था ये 2-3 हफ्ते बाद हुआ था, पर्ल हार्बर पहले हो गया था दिसंबर में। तो उसके बाद ये चर्चिल पहुंचे थे कि जी आप जापान के साथ साथ यहां पर भी आए हमारे लिए। तो अब ज़ेलेंस्की यही मैसेज लेके गए कि मैं चर्चिल हूं, यानी आप जंग में नहीं आ रहे, आपसे पैसे भेजने हैं हमें। और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी वहां पर कि आप, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की सेकंड हेडलाइन है कि आप जो एड दे रहे हैं चैरिटी नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अमन के लिए आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ। और 10 बिलियन आपने पहले दे दिए थे, फिर उसके बाद 40 बिलियन, अभी आपने 100 बिलियन अभी तक अमेरिका दे चुका है जब से जंग शुरू हुई, 100 बिलियन। और रॉकेट मिसाइल भी दे रहा है अब अमेरिका। और उसका जो रिजल्ट उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि भाई मैं जहां पे चर्चिल हूं, और आप जो है वो रूजवेल्ट ने, और मैं आपको मना रहा हूं, आप नहीं मान रहे। वो चर्चिल भी मनाता रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि चर्चिल मान गया था। और इसी तरह आप बाइडेन साहब, आप भी
रूजवेल्ट हैं और आप एक वक्त ऐसा आ गया कि आप मान गए। उन्होंने भी तकरीर में पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर का जिक्र, फिर वो बैटल ऑफ बल्ज, पूरी हिस्ट्री पुरानी बतू के उनकी बड़ी जज्बाती तकरीर। और फिर नैन्सी पेलोसी ने उन्होंने अपना यूक्रेन का झंडा पेश किया कांग्रेस में, नैन्सी पेलोसी ने जवाब में उनको झंडा दिया और उसके बाद वो सीधे हाथ में खड़ा करके जेलेंस्की ने नारा लगाया कि हम यूक्रेन और अमेरिका पूरी दुनिया को आजाद करवाएंगे। अच्छा, अब वापस आ गए, लेकिन वापस इस दौरान वहां पे पुतिन तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं और पुतिन ने कहा कि भाई ऐसा है, वहां पे स्टेटमेंट ये रशिया का आया कि ये जंग तो असल में अमेरिका हमसे लड़ रहा है, ये यूक्रेन तो प्रॉक्सी है। ठीक है, हमें पहले भी शक था कि अमेरिका हमसे लड़ रहा है, ये यूक्रेन की जंग ही नहीं है, ये तो प्रॉक्सी के तौर पे यूज हो रहे हैं यूक्रेन वाले, और हम इस तमाम जंग को अब देखेंगे कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। और अब इसमें अगला जो स्टेप है वो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो मैंने आपसे कल भी बात की थी कि एक्सरसाइजेज हो रही हैं चाइना की और रशिया की, और जेलेंस्की ने जो अपनी स्पीच की उसमें ईरान का भी जिक्र किया कि रशिया जो है ईरान की मिसाइल यूज कर रहा है। तो ईरान एक वर्ड है, अमेरिका में तो ईरान का अब नाम ले तो वैसे ही लोग जरा हो जाते हैं कि अच्छा ईरान के पता होता है उनको, लेकिन वो जाहिर है कि ईरान ये हो रहा है वो हो रहा है, सारा खित्ते में तो अमेरिकन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। अब यूरोप की जंग में अमेरिका क्या इन्वॉल्व होगा, ये एक सवाल है, और क्या यूरोप खुद इजाजत देगा इस बात की कि अमेरिका प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाए, ये आने वाले दिनों में देखना है। क्योंकि जेलेंस्की जो हैं वो तो यूरोप के एक मुल्क से जो कि बिल्कुल यानी आप समझे उनका अमेरिका जाना और कांग्रेस से खिताब करना जाहिर है एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, अचानक वो मतलब तैयारी तो हो रही होगी खामोशी से, लेकिन ये विजिट उनका ऐसा है कि जो एक्सकेलेट करेगा मामला को खराबी की तरफ, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल्स का लगना, पैट्रियट मिसाइल्स वो हैं जो डायरेक्टली हिट कर सकते हैं रशिया की टेरिटरी को। अच्छा, इधर चाइना के मुज़ाकरात हुए, 17वां राउंड हुआ है कमांडर्स का, चाइना और इंडिया का, ठीक है, ये 20 तारीख को हुआ था, लेकिन इसकी आ जाएगी प्रेस स्टेटमेंट, उस प्रेस स्टेटमेंट में कोई बात नहीं है अपनी, इसके अलावा कि स्टेबिलिटी के ऊपर मामलात मुज़ाकरात होंगे, अगला दौर होगा, तो बस वो ऐसे ही है, मतलब उसमें कोई खास बात मुझे नजर नहीं आई कि कोई डीएस्केलेशन होगी, कोई फौजें पीछे हटेंगी, कोई जगह छोड़ेंगी, कोई तारीख अनाउंस हुई है कि इतनी तारीख तक हमने ये करना है। चाइना तो बिल्कुल किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो ये फिर अगेन मैंने कहा ना, बस एक्सरसाइज हुई, मुज़ाकरात होने चाहिए और रहने चाहिए जारी, और कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। और मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना अपनी कोई 1 इंच जमीन भी छोड़े। शी जिनपिंग जो है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली खासा उनकी। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं वापस। ये अगले चंद दिनों में मुज़ाकरात, इमरान खान साहब के ऊपर मजीद केसेस खोलने जा रही है हुकूमत, मजीद उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट, उनके लोगों की गिरफ्तारियां, सजाएं। अब इमरान खान साहब का अमल क्या होना चाहिए, हम क्या मशवरा दे सकते हैं उनको? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आप कि इस वक्त खान साहब के लिए फैसला कुन मराहिल है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं मुस्तकबिल में और मजीद केसेस भी बन सकते हैं, तो अब खान साहब की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो उनके जाहिर है कि पार्टी उनकी बैठेगी और कानूनी टीम्स भी देखेंगी मुकदमात और सारे मामला को किस तरह से देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखें दो बातें ज़हन में, खान साहब के मसाइल कम नहीं हो रहे, हुकूमत के भी कम नहीं हो रहे। हुकूमत के इशू जो है वो मैशत है, हुकूमत का इशू महंगाई है, हुकूमत का इशू ये है कि सिक्योरिटी का क्राइसिस खड़ा हुआ है ये बन्नू के अंदर, और ये बात जो है ये भी बराह करम ये जो बात हो रही थी कि इमरान खान केपी में हुकूमत है और ये सारी ये, और उसमें शहादत हुई है, एक और सिपाही शहीद हो गए उसमें, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। जो टेररिज्म है वो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सूबाई इशू है, यानी लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से मुराद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू, यानी कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर एक और चीज है। टेररिज्म सूबों और वफाक पूरी रियासत का इशू है, टेररिज्म ये रखें, ठीक है ना। तो वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर वो कहीं कराची में या बलूचिस्तान में या पंजाब में या केपी में कहीं भी होती हैं, तो ये वफाक और सूबों का और पूरे मुल्क का एक इशू है। तो ये बात जो है ना बराह करम आइंदा ना की जाए कि कहीं किसी एक सूबे में हो गया तो वो सूबे का मसला है लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये हार्डकोर टेररिज्म है। और ये मरकज का वफाक, इसमें जो हिस्सा लिया है वो फौज के लोगों ने हिस्सा लिया है, इसमें सिपाहियों ने, एफसी,
तो बराह करम लॉ एंड ऑर्डर को और टेररिज्म को अलग रखा जाए और इसमें तफरीक रखी जाए बराह करम गुफ्तगू के दौरान। एक बात तो ये तो ये टेररिज्म ने अगर उठाया सर किसी भी जगह, अगर खुदा ना खास्ता किसी और सूबे में हो, तो ये वफाक सूबा सब इसके अंदर माजी में सिपाही भी शहीद हुए हैं, सिविलियन भी शहीद हुए हैं, फौज भी शहीद हुए हैं, सब ये एक पूरे मुल्क का इशू होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो ये जरा थोड़ी सी तफरीक रखी जाए बयानात के देते हुए। दूसरी, और ये लिंक्ड होते हैं आपस में, एक सूबा दूसरा सूबा कहाँ हिट करना है, कौन सा टारगेट है, ये तो ये एक इशू है और ये पूरी रियासत का इशू होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये टेररिज्म है। अच्छा, अब वहां का इशू ये है कि मैशत अपनी जगह खड़ी है, बेरोजगारी, टैक्सेस, ये इशू, पैसे बाहर से नहीं आ रहे, वो इशू जो हम इस पूरे यानी इस पूरे इशू के खड़े होने थे पंजाब असेंबली में दरमियान में डिस्कस कर रहे थे और कल से गालिबन हम फिर कर रहे होंगे। ये जो 12 दिन है जिसमें ये मैंने आपसे कहा कि ये मुज़ाकरात चले हैं, ठीक है ना, 10-12 दिन में, अभी नहीं लेकिन इसका दोबारा होगा कि मीटिंग हो रही है, ये होगा, उधर पार्लियामेंट गए आए आगे पीछे ये सारा शुरू होगा। लेकिन इसी दौरान जो है वो बुरहान उठेगा बैठेगा और उसमें ही फिर इन्हीं दिनों में इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शंस कब होने हैं, ये मुज़ाकरात के जरिए तय होगा। ठीक है, ये एजिटेशन के जरिए, ये हंगामा, ये देखिए ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। मुज़ाकरात जो हैं वो आगे लेके जाएंगे, टेबल पे बात होगी, मुज़ाकरात होंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, एक बहुत तरीके के साथ इलेक्शंस जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो, रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारा कर करा के हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये ध्यान में रखें कि हाँ, लेकिन अच्छा खान साहब, मैंने आपसे कहा ना खान साहब के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, तो उधर भी बढ़ रहे हैं, उधर भी खत्म नहीं हो रहे इश्यूज, उधर भी ये असेंबली अपनी जगह। अब ये परवेज इलाही साहब ने ये क्या बयान दिया कि जी मैं चाहता हूँ असेंबलियां रहें, क्योंकि असेंबलियां रहेंगी तो नवाज शरीफ को हम पकड़ेंगे ना वापस आने के बाद। ये एक अजीब इशू है। हाँ। देखिए ना, मतलब वो कह रहे हैं कि असेंबलियां रहेंगी तो गिरफ्तार करेंगे ना, वो अगर हमारी हुकूमत ना हुई तो वो तो बाकी सर, जन धुल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त रीजन खत्म हो रहा है। हुकूमत को रहना चाहिए वो ये है कि वन ऑफ द रीजन कि नवाज शरीफ को पकड़ेगा कौन वापस आने के बाद। आप देखिए क्या कैसे अजीब तमाशा है। लेकिन बहुत शुक्र है कि आज साहब, नहीं हुआ और मामला अल्लाह आगे का बहुत मजीद शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।